हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंगल स्टॉक के बारे में। हम बात करने वाले हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा GRSE के बारे में बात करेंगे। क्या आपके पास ये स्टॉक है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपनी बाइंग लेवल बता सकते हो। क्या इसको लॉन्ग रन टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान ऑफ एक्शन में रखे हो या शॉर्ट टर्म में रखे हो? शॉर्ट टर्म में रखे हो तो क्या आपने टॉप लेवल पे खरीदा था? वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। GRSE में हम आज 3 टॉपिक को कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा कि यस फ्राइडे के दिन देखोगे इसमें अच्छा खासा बाइंग आते हुए नजर आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या था। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा क्या इसको अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, वो मेजर डिस्कशन रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है। ये सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में ज़रूर पूछते हैं कि सर लेवल बता दो, कौन से लेवल पे हो सकता है, या क्या फिर हम इसमें FIS DIS के स्टेक देखकर ही इसको होल्ड कर सकते हैं नहीं। तो अगर आप लेवल्स या फिर फंडामेंटल्स देखना चाहते हो तो लास्ट तक देख लेना वीडियो। क्यों मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक अगर देखोगे तो आपको लेवल्स में मिल जाएगा क्या क्या इसमें पैरामीटर्स आपको चेक करने चाहिए, वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में करते हो तो आप अगर लास्ट तक देख लोगे तो सारे चीज़ आपको क्लियर आउट होते हुए नजर आ जाएगा। चलो फटाफट कवर अप करते हैं। GREC के बारे में बात कर लेते हैं। कमाल का ये स्टॉक है, अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। 5 ईयर्स में देखोगे लगभग लगभग 1300% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। कब हुआ है? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है डेली मार्केट के ट्रेडिंग के हिसाब से। टॉप लेवल से देखोगे सबसे ज़्यादा करेक्शन इसी स्टॉक में है। 35% का करेक्शन है एज कम्पेयर टू कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड में भी कम आया है और MDL में भी आया है। HAL में भी देखोगे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसके पीछे का भी रीज़न हम आपको बताते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है ना, चलो फटाफट बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने कमेंट कर दिया कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है तो मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। तो फटाफट देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन अच्छा खासा इसमें बाइंग दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो GRSE ने क्या किया है, एक और MOU साइन किया है NHIDCL के साथ। ठीक है, इनके साथ जो है मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करते हुए नज़र आ गया। ये किस लिए किया गया? ग्रेटेस्ट एग्रीमेंट किया गया। वो देखो मेजर इनका जो एरिया है वो लॉन्ग बॉर्डर को कवर करेगा, फैसिलिटेट करेगा सीमलेस ट्रूप और इक्विपमेंट डेवलपमेंट के लिए इन्होंने MOU साइन किया। ठीक है, अच्छी कंपनी है, MOU साइन हुआ है तो अच्छा खासा इसमें भी शॉर्ट टर्म में बाइंग आते हुए नजर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको रीजन बताते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो जो कंपनी के साथ जो MOU साइन हुआ वो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लिमिटेड है। ठीक है, डेवलपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है। इसके लिए इनके साथ अच्छा खासा इनके साथ MOU साइन हुआ है। मेजरली इनका जो कंपनी का काम है वो सिंपल है, मॉडल ब्रिज बनाने का। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ये सिर्फ एक जॉइंट कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि अपना ट्रांसपोर्टेशन को लेके, कनेक्टिविटी को लेकर इनका जो है इनका MOU साइन होते हुए नजर आया है। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं इसके लेवल्स के बारे में। क्या कौन कौन से लेवल्स पे ये स्टॉक दिख रहा है? शॉर्ट टर्म वाले लोग के लिए मैं लेवल्स बताता हूँ, लॉन्ग टर्म वाले के लिए हम अपन फंडामेंटल्स देखते हैं। लॉन्ग टर्म वाले लोग ज़्यादातर हमेशा फंडामेंटल्स पे टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं उसके पीछे का भी रीज़न हम आपको बता देंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखोगे, अगर 1730 का लेवल अगर ये सस्टेन करता है और 1900 का लेवल के ऊपर ये निकलता है तो अच्छा खासा ये टारगेट जो है 2200 का टारगेट आपको मिलते हुए नजर आ जाएगा। ये किसके लिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 1600 का स्टॉप लॉस लगा लो। 1730 के साथ इसमें आप जा सकते हो। शॉर्ट टर्म स्विंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस दिन यहाँ पे देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन करते हुए मार्केट दिख रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म देख रहोगे तो ये एक पैरेलल जोन में ये स्टॉक बैठी हुई है और यहाँ पे हमेशा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के बात करें तो जब तक ये 2002 के ऊपर सस्टेन नहीं करती या 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक इसमें बहुत अच्छी बाइंग आते हुए नजर नहीं आएगी। सस्टेन करने के लिए इनको क्या चाहिए? ऑर्डर। सस्टेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यू क्या होना चाहिए? इनको ऑर्डर्स मिलना चाहिए बैक टू बैक। अगर इनको ऑर्डर्स मिलेंगे तो ज़रूर ये स्टॉक जो है अच्छा खासा कमबैक करते हुए नजर आ जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आने का 2 मेजर रीज़न था, वो भी हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करने वाले, क्यों स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है और इतना बड़ा सेलिंग आया है तो उसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो मेजर रीजन है, फंडामेंटल्स को आप ओपन करोगे यार तो इसका पी रेशियो बहुत ऊपर ज़्यादा और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें ROE की वो भी बहुत ज़्यादा था। मतलब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कह लो या फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में करेक्शन, पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर था अच्छा खासा, सब 25 से 30% के करेक्शंस में स्टॉक आया था। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जीआरएसी में सबसे ज़्यादा क्यों आया है? तो बांग्लादेश की वजह से। आप कहोगे सर बांग्लादेश की वजह से क्यों आया? तो बांग्लादेश से इनको एक और ऑर्डर मिला था, $21 मिलियन का इनको ऑर्डर मिला था, जीआरएसी को ऑर्डर मिला था बांग्लादेश से। ये न्यूज़ भी आपने कवर अप किया होगा, आप 2 मंथ के आसपास देखोगे ये न्यूज़ को हमने आपको कवर अप करते होते। वहाँ से क्या है, अभी बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस किस चीज़ का चल रहा है? फंड का, पैसे का भी क्राइसिस है। उसके बाद इनका जो सरकार है वो भी स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। तो क्या इनको पैसा मिल सकता है $21 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? ये भी इतना बड़ा ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये एक मेजर एस्केलेशन है। क्योंकि अगर ऑर्डर्स जो है कैंसिल होगा तो आने वाला जो Q2 का रिजल्ट है या Q3 का रिजल्ट है या जो भी इनका टाइम फ्रेम था वो $21 मिलियन का, वो किस टाइम फ्रेम में था, वो प्रॉफिट क्या है वहाँ पर रेवेन्यू कम हो जाएगा। रेवेन्यू मतलब क्या? आप 3 पैरामीटर आप देखते हो Q1 Q2 में, हमेशा 3 पैरामीटर देखते हैं। एक रेवेन्यू देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं एक्सपेंस देखते हैं और फिर देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कर लो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर रेवेन्यू ही इनका मेन जो कोर बिजनेस है वो कम हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा डाउन होते हुए नजर आ जाएगा। इस वजह से इसमें शार्प पहले से मार्केट प्रिडिक्ट करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। अब हम बात करते हैं क्या इसको लॉन्ग रन के लिए देख सकते हैं। तो यस, इसके लिए लॉन्ग रन के लिए देख सकते हैं। मैनेजमेंट का काफ़ी सारा कमेंट्री आया है। तो गार्डन रिच बिल्डर का जो कमेंट्री आया है 2030 तक, 2030 तक कमेंट्री आया है कि हम 10,000 करोड़ के आसपास टारगेट, रेवेन्यू टारगेट जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू टारगेट है वो, और कॉन्फिडेंट है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी बढ़ाने के लिए। बट ईयर कितना? 2030 तक। ये चीज़ का ध्यान रखना, आने वाले 5 साल का उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन में रखा है। तो उन्होंने क्या बताया है कि गार्डन से मेंटेन करेगा रेवेन्यू ग्रोथ का 25% के आसपास फिनेंशियल ईयर, इस ईयर में 25% के आसपास फिनेंशियल ईयर में वो अपना ग्रोथ दिखा सकते हैं। और फॉर जून क्वार्टर गार्डन रिपोर्ट करेगा, ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिजन करोगे 34% के आसपास ये रिपोर्ट को ग्रोथ करेगा। मतलब क्या? रेवेन्यू जो फर्स्ट पैरामीटर होता है इनकम, उसमें 34% के आसपास ईयर ऑन ईयर का जंप होते हुए आप इसको या मेंटेन करते हुए नजर आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड, उन्होंने बोला है आने वाले टाइम फ्रेम में हमारा जो टारगेट है वो 10,000 का तो रहेगा 2030 तक, बट इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि हमारा ऑर्डर बुक कितना है, हम कौन कौन से अलग अलग जगह टारगेट कर रहे हैं, वो सब भी उन्होंने बताया। तो 2030 तक जो फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने बताया कि गार्डन शिप बिल्डर का जो अभी ऑर्डर बुक है 25,231 करोड़ के आसपास जो है, स्पेशली कह रहे हैं ऑर्डर बुक मजबूत है। और सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू किस में से आता है? 90% जो रेवेन्यू आता है वो आता है शिप बिल्डिंग से। जो शिप बनाते हैं वो लोग, वेसल्स वगैरह बनाते हैं, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आते हुए नजर आ रहा था। अब वो 90% का जो डिपेंडेंसी है वो क्या करें कि हमारा 85 to 90% का जो जो डिपेंडेंसी है, ऑर्डर है, वो हम डोमेस्टिक से पाते हैं। मतलब क्या? इंडिया से ही सिर्फ ऑर्डर पाते हैं। ये चीज़ का ऑर्डर मिलता है जो हमें 80 to 90% वो यहीं से। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडियन नेवी के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी हम टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले 6 मंथ में या 3 मंथ में या 4 मंथ में, 4 to 6 मंथ में हम प्लान कर रहे हैं कि 1500 से 2,000 करोड़ का और भी हमें ऑर्डर मिल जाए, एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिल जाए। कहाँ पे? नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में। ठीक है, तो इनका प्लान ऑफ एक्शन है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में लगभग 2,000 करोड़ का मैक्स टू मैक्स हम एक और ऑर्डर ग्रैब करें जो कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर रहे, ताकि हमारा आने वाला जो मिशन है 10,000 रेवेन्यू जनरेट करने का 2030 तक, वो हम सारे चीज़ को मेंटेन करते हुए नजर आ सकते थे। ये सब मैनेजमेंट का कॉल है, इस वजह से आप इस चीज़ को आप और भी रडार पे रख सकते हो। सेकंड, आप देखोगे FIS DIS का स्टेक देखोगे तो वो भी ठीक ठीक है। हालांकि जो थोड़ा सा स्टेक जो है DIS ने काफ़ी हाफ करते हुए नजर आया था, DIS इसमें सेलिंग करते हुए। हालांकि FIS जो है इंक्रीज कर रही है अपना स्टेक। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है FIS वो अपना स्टेक जो है इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी तक तो आपने कनेक्ट कर ही लिया होगा मेरे चैनल के साथ। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी का सबसे ज़्यादा कि बोरोइंग, इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा कितना है? तो 66 करोड़ का कर्जा है, जो शॉर्ट टर्म है वो आराम से पूरा कर देगा क्योंकि इनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये PSU कंपनी है, लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए नजर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको स्टॉक को रडार पे रखोगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। बट ये जो नेवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इनको ऑर्डर मिलता है, क्योंकि आप PSU कंपनी है तो सिर्फ आप GRSC को तो ऑर्डर नहीं देंगे, सरकार सिर्फ GRSC को तो ऑर्डर नहीं देगी, वो कभी कभी MDL को ऑर्डर दे सकती है, कोचिंग शिपयार्ड को दे सकती है, गोवा शिपयार्ड को दे सकती है, SCI को दे सकती है, काफ़ी सारे PSU कंपनी, सभी को ऑर्डर मिल सकता है। तो इसीलिए इनका जो डिपेंडेंसी है 90% कह लो या 85% का डिपेंडेंसी, वो ये कम करके इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन में रख रही है। अगर ये चीज़ भी हो जाता है तो अच्छी बात है, ये स्टॉक और भी अच्छा खासा रिकवरी करते हुए नजर आ जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, लॉन्ग रन के लिए अगर प्लान करो तो स्टॉक को फ्रेश बाइंग करते हुए नजर आ जाओगे या एवरेज करते हुए नजर आ जाओ। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बैक टू बैक अगर ऑर्डर मिलेगा
बैक टू बैक इसको ऑर्डर मिलेगा, तभी इनका जो है रिवेन्यू मतलब अच्छा खासा रिकवर करते हुए ये स्टॉक नज़र आ जाएगा। स्टॉक बुरे नहीं है, लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए नज़र आ जाएगा। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैं लाइव मार्केट में डेली आता हूँ, लाइव मार्केट डेली सुबह में आता हूँ, तो चाहो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं सुबह 10 बजे आपके यहाँ लाइव मिलते होऊंगा, जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक के बारे में आप क्वेरी कर सकते हो, मैं आपको रिव्यू बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कमेंट करोगे तो मैं वहाँ तक रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।